नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ में सारी चीज़ें जो चर्चा के विषय में बनी हुई हैं, उनको देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल क्राइसिस को लेकर गैस और ऑयल क्राइसिस जो कि ईरान, इज़राइल, अमेरिका ये सारे देश और अन्य देश जो एक साथ युद्ध में झुक गए हैं, उनके कारणवश क्या हो रहा है कि ईरान जो होर्मुज़ जलडमरू मध्य है, जहाँ से ऑयल और जो है गैसेस का जो जलडमरू मध्य वहाँ से जो आते थे पूरे देश में जिनका वितरण होता था, आयात-निर्यात होता था, वो इसको ब्लॉक करने की ईरान बात कर रहा है जो कि उसके हिसाब से शायद जायज़ होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें युद्ध की परिस्थितियाँ जो पूरे विश्व को एक तले जो है लाकर खड़ा कर देंगी ऑयल और गैस की क्राइसिस जो देखने वाला है और इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे और आप अपनी स्क्रीन पर जैसे न्यूज़ पे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो ईरान ब्लॉक्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ व्हाट इट मीन्स फॉर ग्लोबल ऑयल एंड चाइना एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा इन सारी चीज़ों को लेकर इसको हम समझेंगे जो न्यूज़ में निरंतर लगातार बना हुआ है, हमारे साथ बने रहें, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। यहाँ पर देखिए मिडल ईस्ट में यहाँ पर कट हो गया था पहले शूट पे। मिडल ईस्ट में जो यहाँ पर बात कर रहे हैं इसको समझ लेते हैं। मिडल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है आखिरकार हुआ क्या है इसको पहले देखिए। अभी हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा गंभीर देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर कई सारे हमले हुए हैं और जो ईरान के सबसे बड़े नेता थे, अगर आप देखेंगे कि ईरान के जो सबसे बड़े नेता थे जिनका नाम था आयतुल्लाह अली खामेनेई की जो मृत्यु खबर की सामने आ रही है इससे बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर होती जा रही है क्योंकि अमेरिका क्या करता है, अमेरिका हमेशा सोचता है कि वो इस प्रकार से देशों पे जो है हमला करेगा और वहाँ पर अपना जो है स्थापित करेगा अपनी सत्ता को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुराने समय में भी देखेंगे जाके हमारा एक शॉर्ट्स भी पड़ा है देवघर आईएएस पे, वहाँ पर भी देखेंगे तो समझ पाएँगे पूरी हिस्ट्री क्या है उसकी। तो वो भी नहीं सत्तारूढ़ हो पाया लेकिन अब ऐसी स्थिति में उसको लगा था कि ईरान की जो जनता है वो उसके सपोर्ट में आएगी, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल अपोज़िट बल्कि जनता तो अपने पुराने नेता को ही वापस लाना चाह रही, तो उनकी तो मृत्यु हो गई खैर। उनकी ये जो घटना हुई है, बहुत ही गंभीर घटना हुई है और इस घटना के बाद ईरान और जो भी वेस्टर्न जो देश हैं, उनके बीच में युद्ध की आशंका यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है और वैश्विक बाज़ार ने इस गंभीर जो जियोपॉलिटिकल संकट है, उसको सामने लाकर खड़ा कर दिया है क्योंकि देखना ये है कि ऐसी परिस्थितियों में ये क्राइसिस जो हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, वो किस प्रकार से इम्पैक्ट डालेंगे क्योंकि ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया, ये सारा जो आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे, इस ओर नज़र डालेंगे एक्चुअली ये पेन वाला सिस्टम थोड़ा मेरे लिए नया है। ख़ैर कोई बात नहीं, ठीक है, अब इससे हो नहीं पा रहा है इससे पेंसिल से आई थिंक इसको इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ये पूरा जो मिडल ईस्ट वाला जो पूरा आप एरिया देखेंगे, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जिस प्रकार की कंडीशंस बनी हुई हैं, इसके बाद आप ये जो पर्शियन जो गल्फ देख रहे हैं, इसको हम दूसरी पिक्चर में भी देखेंगे। यहाँ से और जो पूरा ये वाला हिस्सा है ना, ये हर्मुज़ जल डमरूमद वाला जो हिस्सा है, यहाँ से सारा गैस और पेट्रोलियम आपका जो है जाता अब यही अवरुद्ध हो जाएगा तो इससे पूरे विश्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको यहाँ समझेंगे। देखिए, यहाँ पर टेंशन जो मिडल ईस्ट में चल रही है बहुत ही गंभीर है। सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करिए और ये जो संकट है वो तेल बाज़ार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? संकट तो और भी चीज़ों का हो सकता है लेकिन ईरान अगर देखें कि मिडल ईस्ट के केंद्र में आता है, हमने ऊपर देखा यहाँ पर ईरान अगर आप देख पा रहे होंगे, तो मिडल ईस्ट के बिल्कुल बीच में यहाँ पर आपको ईरान दिखाई दे रहा है, ठीक है? मिडल ईस्ट के बीच में आपको ईरान दिख रहा है और ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में जो है सेंटर में जो ईरान है, उसके ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है या फिर हम कह रहे हैं वॉर की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा तेल उत्पादक भी माना जा रहा है और निर्यातक भी है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यहाँ पर ईरान में होता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये निर्यातक भी बहुत बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा मुश्किल पैदा कर रही हैं और दुनिया के सबसे बड़ा जो हिस्सा है कच्चे तेल समुद्री मार्गों से ही गुज़रता है। समुद्री मार्ग जो मैं हॉर्मुज़ जलसंधि के बारे में यहाँ पर आपको बात कर रही हूँ, ठीक है? अगर संघर्ष की स्थिति इस प्रकार से रही तो समुद्र के रास्ते ये तेल आने की जो पूर्ति है वो बहुत ज़्यादा बाधित हो सकती है, क्योंकि केवल क्षेत्रीय समस्या नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक चिंता है। लेकिन आपको बता दूँ कि पहले समय पे अगर आप 70s और उससे पहले जाएँगे तो देखेंगे कि हमारा सिर्फ़ मिडल ईस्ट वाले एरिया से ही ज़्यादातर तेल और गैस इत्यादि आता था। लेकिन अब अन्य-अन्य देशों ने अलग-अलग जगह पे भी रुख अपना करना जैसे रशिया हो गया, ठीक है? जैसे रशिया की तरफ भी रुख मोड़ लिया है। आप अगर देखेंगे तो ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है? ग्रीनलैंड हो गया। इसके बाद अमेरिका भी कहीं हद तक अब जो है ऑयल का ये इस प्रकार से निर्यात करने लगा है। तो उनका जो ध्यान है वो अलग-अलग देशों पे भी गया है, ना केवल ईरान या मिडल ईस्ट पर। तो समस्या ऐसा नहीं कि फिर भी समस्या नहीं आएगी भई आधे से ज़्यादा तो 50% अगर देखा जाए या 90% ऑयल आज भी यहाँ से आता है, तो कहीं न कहीं समस्या तो ईरान के साथ बनी हुई है। ठीक है, अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ लगातार बनी रही तो दिक्कतें पैदा होंगी। तेल की कीमतों में उछाल अगर हम देखें यहाँ पर
तो तेल की कीमतों में जो उछाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, तुरंत उछाल यहाँ पर दिखता हुआ दिखाई देगा क्योंकि घटना के बाद क्या हो रहा है कि तेल बाज़ार में तेज़ प्रतिक्रिया यहाँ पर चेंजेज़ देखे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अमेरिका का जो कच्चा तेल है वो लगभग 3% यहाँ पर बढ़ गया है। उसकी ठीक है डिमांड भी बढ़ गई है और उसका प्राइस भी बढ़ गया है। ब्रेड क्रूड भी इसी महीने के उच्चतर स्तर पर पहुँच गया है और सामान्य बाज़ार का अगर व्यवहार देखें तो ये सामान्य है, लेकिन जब भी आपूर्ति बाधित होने का डर होता है, तो वास्तविक कमी होने से पहले ही कीमतें बढ़ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर आशंका आने लगती है कि भाई अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी रही तो जो स्टॉक हमारे पास रखा है किसी भी देश के साथ अगर यहाँ पर किसी भी देश के पास अगर स्टॉक रखा है कुछ दिनों का, उसको तो वो यूज़ करते हैं लेकिन उसके बाद तुरंत ही अपने प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, ये क्या है आपका जियोपॉलिटिकल रिस्क रिएक्शन कहा जाता है कि संभावना होने से पहले ही ऐसे बदलाव आपको जो है धरती पर दिखने लगते हैं, उस देश में दिखने लगते हैं, ये सारी चीज़ें समझने की हैं। तो इमीडिएट स्पाइक ऑन ऑयल प्राइसेज़ की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद थोड़ा-सा ज़ूम इन करती हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं कि क्या $100 तक पहुँच सकता है? तो ऐसे जो जो भी रिसर्चर्स हैं, वो कह रहे हैं कि कई वैज्ञानिक या विशेषज्ञ कह सकते हैं, उनका मानना है कि अगर ये तनाव कंटिन्यू रहा तो $100 प्रति बैरल तक ये समस्या जा सकती है, तेल हो सकता है। यानी कि होर्मुज़ जलडमरू का जो इम्पोर्टेंस है, उसको समझिए। दुनिया के लगभग 20% जो कच्चा तेल है उसकी सप्लाई कहाँ से होती है? होर्मुज़ जलडमरू मध्य से। इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। ये आपका होर्मुज़ जलडमरू मध्य है, ठीक है? ये होर्मुज़ जलडमरू मध्य है। जैसे आपका कतर हो गया, यहाँ से अगर ऑयल आना हो गया, साना बहरीन हो गया, ठीक है? पर्शियन गल्फ हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, ये आपका ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये सारे देखिए सारा जो मार्ग है निर्यात करने का इस तरह का ऑयल और गैसेस का वो ये इस रूट से जाता है, इस रूट से जाता है। सोचिए अगर इसी को बाधित कर दिया, यहाँ पर चीज़ें दिक्कत आने लगी, यहाँ पर या यहाँ पर पूरे एरिया में प्रोडक्शन या सप्लाई गड़बड़ हुई, तो जहाँ-जहाँ इनका तेल निर्यात होता है, वहाँ पर उसका प्रभाव आपको बखूबी दिखाई देगा, ठीक है? तो होर्मुज़ जलडमरू का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इस प्रकार के क्रूड ऑयल और गैसेस में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने भी चेतावनी देनी शुरू कर दी, जो ग्लोबल बैंक्स हैं उनको कह रहे हैं कि अगर स्थिति बिगड़ी तो ब्रेट $100 पार यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि जियोपॉलिटिकल अगर हम देखें जोखिम क्या होगा कि संघर्ष अगर लंबे समय तक यहाँ बना रहा तो कीमतें तो जो है ज्यादा होंगी ही होंगी। जोखिम प्रीमियम जो है इससे जुड़ जाएगा यानी कि इतिहास में अगर हम झांक के देखें तो ऐसे समय में 25 से 30% तक कीमत 325 से 300% तक कीमत बढ़ जाती है भले ही जो रियल सप्लाई है वो कम ना हुई हो सकता है इससे सप्लाई जो है यहाँ पर ऐसे जो सप्लाई यहाँ पर है वो कम ना हो। लेकिन क्या होता है कि जैसे अगर आप अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे, अगर आप कहीं पास के देशों से खरीद जैसे ईरान, इराक से जब हम ऑयल खरीदते हैं, गैसेज़ लेते हैं, तो लगभग इंडिया की अगर बात करें, तो लगभग मेरे ख्याल से ये कम समय में आ जाता है, ठीक है? वहीं आप देखेंगे अमेरिका या ग्रीनलैंड वगैरह से ऑयल गैसेज़ वगैरह अगर हम लेते हैं, ऑयल अगर हम परचेज़ करते हैं, तो 25 से 30 दिन में आता है। तो वो ड्यूरेशन उसको गैप कर पाना, उसको फिल कर पाना, वो बहुत मुश्किल काम होने वाला है। इसलिए ये क्राइसिस हो सकता है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। भारत के कच्चे तेल का जो शुद्ध आयातक देश ही जो है भारत माना जाता है और इसलिए तेल महँगा होने का सीधा असर आप देखेंगे कि एशिया में भारत पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ सकती हैं। आयात जो होगा वो बिल बढ़ जाएगा। वहीं आप कहीं से जब तेल महँगा खरीदेंगे तो बेचेंगे भी महँगा। और जो ट्रेड है, वो व्यापार घाटा भी बढ़ेगा यानी कि परिवहन और उद्योग में महँगाई तो बढ़ेगी और भारत अगर देखें तो रशिया भारत की डिपेंडेंसी इराक, ईरान या मिडल ईस्ट पे मात्र नहीं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अमेरिका पर भी है, अफ्रीका आदि से भी ये जो है आयात बढ़ाकर जो है अपने क्षेत्र को और विविधीकरण करा है, कई देशों के साथ और भी अलाइन करा है, जैसे अभी भारत और यूएस ने क्या किया था ट्रेड डील की थी, उसके अंतर्गत भी हमने देखा। लेकिन खाड़ी के तेल जो है मैंने बताया कि 5 से 7 दिन में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अटलांटिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे 25 से 45 दिन के भीतर तेल आता है तो लागत और ज़्यादा जोखिम बढ़ा देता है। ऐसी कंडीशन में जब वॉर चल रहा है तो तेल के प्राइसेज़ शायद उतने ना हो जितनी डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई चेन उतना रुका हुआ होगा तो उससे जो है पैसे भी बहुत बच जाएँगे, ठीक है? रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। कतर की इसमें भूमिका अगर हम देखें, गैस बाज़ार में असली चिंता का विषय तो कतर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस संकट का जो सबसे संवेदनशील सेंसिटिव एरिया जो है ना वो कतर है। इसको मैप के थ्रू आप यहाँ पर समझिए ये, आप देख पा रहे होंगे ये कतर यहाँ पर है। क्यों कतर है यहाँ पर इसको समझिए। ठीक है, इसको यहाँ पर समझिए कतर की बात क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि कतर दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर जो है एलएनजी का बेचने वाला, एलएनजी निर्यातक है। और अधिकांश गैस जो है एशिया को दी जाती है कतर के द्वारा। लगभग पूरी सप्लाई आपकी होमरुज जलडमरू मध्य से बीच से मिडल ईस्ट के वहां से गुजरती है, जो मैंने अभी दिखाया। और अगर ये मार्ग प्रभावित होता है या ईरान कहता है कि भाई हम मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे, तो एलएनजी टैंकर जो है उसमें देरी हो सकती है पहुंचने में। बीमा और जो माल भाड़ा है वो भी महंगा हो सकता है। जब स्टे रहेगा, कहीं पर रुकी रहेंगी चीजें, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें महँगा हो जाएगा, वहाँ पर जितना-जितना स्टे बढ़ता जाएगा और उनका जो चार्जेज़ है उतने हाई होते चले जाएँगे। यानी कि एशियाई देशों को तुरंत असर महसूस अभी दिखाई देने लग सकता है बहुत जल्द ही, इस प्रकार की परिस्थिति अगर लंबे समय तक रहे। आपको याद होगा 2022 में गैस संकट जो हुआ था, अगर उससे तुलना करके देखें, तो रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण क्या हुआ था, रूस ने जो क्या किया था, गैस सप्लाई को कम कर दिया था। वही मुद्दा चला था बीच में, तभी जो है अलग-अलग देश दूसरे देशों पे डिपेंडेंट करने लगे थे इन चीज़ों के लिए। यूरोप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था उस समय पे और ईयू ने क्या किया था, एलएनजी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आयात बढ़ाना पड़ा। एलएनजी का जो है उसने आयात करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, दूसरे देशों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऊर्जा पर सब्सिडी देनी पड़ी उस समय पे। और प्रेज़ेंट संकट देखें तो उससे थोड़ा अलग है। क्यों ये ज़्यादा टेंशनफुल दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई पाइपलाइन नहीं है, बल्कि समुद्र मार्ग पे ही पूरा होमरूल डमरू मध्य से ही पूरा कनेक्टेड है, वहाँ से ऑयल और गैस सप्लाई को लेकर। तो इस बार एशिया ज़्यादा हो सकता है कि इफ़ेक्टिव दिखाई दे इन सारी सिचुएशन से। और सैन्य टकराव का तो खतरा ज़्यादा बड़ा ही है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं दोहा, कतर, यूएई या जो भी अपने देश जो इनमें आपस में लड़ाई हो रही है, आप देख रहे हैं क्योंकि बुर्ज खलीफा पे भी जो है हमला कर दिया गया है। ना केवल एक बल्कि अलग जगह पे हम देख रहे हैं। तो कंपैरिज़न अगर हम करते हैं 2022 के गैस क्राइसिस के साथ, तो ज़्यादा डिज़ास्टर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जल डमरू मध्य का जो मामला है वो कहीं न कहीं बहुत ब्रेक कर सकता है इस चेन को। और ये संकट दिखने में इतना गंभीर इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2022 के कंपैरिज़न में जो ग्लोबल एलएनजी है ना, उसकी अतिरिक्त क्षमता अब सीमित है। एक्स्ट्रा से जो उसकी क्षमता है वो सीमित हो गई है कहीं और से मँगाने की। और एशिया की ऊर्जा माँग यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि सर्दियों में भी इलेक्ट्रिक यूज़ का कंज़म्पशन ज़्यादा बढ़ गया और समर्स में तो और ज़्यादा है। तो यूरोप अभी भी एलएनजी पर ही निर्भर है। और जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर है वो कई सारे क्षेत्रों में अलग-अलग बना हुआ है। और ये केवल मैं बता दूँ कि ईरान बनाम एक देश की बात नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका, खाड़ी देश और क्षेत्रीय सहयोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं आने वाले समय पर। तो ये और ज़्यादा डिज़ास्टर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक देश अगर दूसरे देश के साथ वॉर कर रहा है, अब उन देशों के अपने-अपने गुट होंगे, उनके सहयोगी होंगे, वो भी उसमें शामिल होंगे, तो ऑटोमैटिकली एक देश दूसरे देश के जुड़े हुए देशों के साथ दुश्मन हो ही जाना है। ठीक है? तो हर बार की तरह सबसे पहले प्रभावित यहाँ पर होगी एनर्जी, जैसा कि ऑयल और गैस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है? सबसे जोखिम में अगर देखा जाए इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एरियाज़ कौन से हो सकते हैं, कौन से देश हो सकते हैं, तो एलएनजी के जो सबसे बड़े आयातक देश हैं वो हैं, आप बड़े बोले या प्रमुख बोले, तो जैसे आपका भारत है, ठीक है? जापान है, चाइना है, यहाँ पर दक्षिण कोरिया है। ये देश क्या है, खाड़ी क्षेत्र से जो भी आने वाली एलएनजी है, यानी कि ये आपका लिक्विड जो नेचुरल गैस है, वो काफ़ी हद तक निर्भर होगी, जैसा कि मैंने बताया। और हू इज़ मोस्ट वल्नरेबल, तो हमने देखा इंडिया, जापान और चाइना, साउथ कोरिया, ये ज़्यादातर इनकी डिपेंडेंटली जो हेवीली एलएनजी है, वो गल्फ रीजन से इनकी आती है, तो इनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए एशिया अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि घरेलू जो गैस का प्रोडक्शन है वो सीमित है हमारे पास, क्योंकि 50-50% है। और गैस के मामले में तो 50-50% हम 50% खरीदते हैं, 50% खुद भी प्रोडक्शन है, लेकिन 90% जो ऑयल को लेके है क्राइसिस, वो बहुत बढ़ सकते हैं। और लंबे समय तक गैस अनुसंधान तेल की कीमतें जो है जुड़ी होती हैं, जिसके कारण गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ेगी और उद्योगों पर गैस की निर्भरता भी बढ़ेगी, जिसके कारण एशिया को ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर पीछे से आपको थोड़ा भी नॉइस आ रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप सब समझ रहे होंगे, होली का त्योहार है और मैं घर पर आई हूँ, जिसके कारण कम सुविधाओं के साथ आपको बस सही जानकारी मिलती रहे, सही समय पे मिलती रहे। अब देवघर आइस का यही प्रयास रहता है कि आप भले ही छुट्टी में, लेकिन हम छुट्टी ना मनाएँ, हम आपको समय पर जो है टॉपिक देते रहें। अगर एलएनजी, समझिएगा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और देख लेती हूँ। अगर एलएनजी, यहाँ पर नोटिस करिएगा, अगर एलएनजी कार्गो इसमें देरी होती है, अगर एलएनजी लाने में, ये जो नेचुरल गैस है आपका, ये लिक्विड नेचुरल गैस अगर देरी होती, तो स्पॉट मार्केट में गैस की कीमतें तेज़ी से बढ़ेंगी, भाई स्टॉक खत्म होगा, ऑब्वियस सी बात है। बिजली कंपनियों को आपूर्ति के लिए भाग-दौड़ करनी पड़ेगी, म मशक्कत करनी पड़ेगी, जब इनपुट ज़्यादा डालेंगे, तो आउटपुट के लिए उनको पैसा चाहिए, ठीक है? सरकार को इंटरफेरेंस करना पड़ सकता है इस चीज़ के लिए, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है सरकार करेगी। निष्कर्ष क्या अगर हम देखें तो ये होगा कि अगर ये संकट हमें जो दिख रहा है, ऊर्जा केवल आर्थिक मुद्दा नहीं रह जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल,
जैसे टैरिफ लगा देते हैं, तो टैरिफ लगाना उनके राजनीतिक पहलू की तरह दिखाता है क्योंकि वो आर्थिक मुद्दा नहीं रह जाता है फिर। उनको लगता है किसी देश को आर्थिक रूप से अपंग कर देंगे टैरिफ लगाकर, ये उनका जियोपॉलिटिकल जो हथियार है वो यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से ये केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है और जो ग्लोबल राजनीति उसका सेंटर यहाँ पर ईरान जो हम देख रहे हैं ऑयल क्राइसिस और इन सबको लेके बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। तो बेसिकली देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये टॉपिक जो है इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर कनेक्ट। तो आई होप ये सारी चीजें समझ आई होंगी और इस प्रकार से पढ़ना आपके लिए थोड़ा मजेदार रहा होगा। कल से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज पहला दिन था कुछ इस प्रकार से पढ़ाने का, तो कोशिश रही है फिलहाल यहाँ पर मैप के साथ जरूर देखिएगा कि मिडिल ईस्ट का जो ये पूरा एरिया है, ये बड़ा डिस्टर्बिंग चल रहा है। न्यूज़ में कंटिन्यू बने रहिए, देवघर आईएएस के साथ बने रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले और हमारे साथ बने रहें निरंतर। हमारे शॉर्ट्स आ रहे हैं और ये टॉपिक्स तो आपको डेली मिल ही रहे हैं और होली आ रही है। आज कुछ लोगों की आज होगी छोटी होली, तो संभल के मनाइए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी होली इन एडवांस।